जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक खबर के बारे में जो दल बदल विरोधी कानून है अपने यहाँ, उसी से संबंधित है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना वो जो है निर्णय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अगर कोई भी स्पीकर है वो अपनी अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने में अगर असमर्थ है तो उस पर न्यायालय भी निर्णय ले सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, उसके पीछे कारण था। तो न्यायालय ने कहा कि स्पीकर अपने निर्णय का उपयोग संविधान की 10वीं अनुसूची के उद्देश्य को विफल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो है कि न्यायालय ने ये टिप्पणी कहा क्योंकि स्पीकर जो है निर्णय में उनके कोई समय सीमा तो दी नहीं गई है, तो उसी से संबंधित था। तो इसके विपक्ष में क्या तर्क है, तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि संवैधानिक जो न्यायालय है वो केवल अनुरोध कर सकते हैं कि स्पीकर से जो है कि अनुरोध कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी निर्णय लें, ना कि वो स्पीकर को 4 या 6 सप्ताह की समय सीमा में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये उसके विपक्ष में जो है तर्क दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है कि अगर याचिका में देरी करते हैं या निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो न्यायालय जो है इस पर निर्णय लेगा। तो इसके विरोध में कहा गया है कि सिर्फ अनुरोध कर सकता है न्यायालय। उन्होंने कहा कि अदालतों का स्पीकर पर कोई अधीक्षण का अधिकार नहीं है कि जो है कि न्यायालय अब ये निर्णय देगा। तो आइए जान लेते हैं कि ये जो अभी जो न्यायालय और स्पीकर की भूमिकाओं में जो है विवाद चल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्पीकर या सभापति के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है दल बदल विरोधी कानून के तहत कि कितने समय में दल बदल विरोधी जो है निर्णय लेना है उसको स्पीकर या सभापति को। इसलिए जो है इस पर विवाद का विषय बना हुआ है। फिर स्पीकर का राजनीतिक झुकाव भी अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि स्पीकर किसी न किसी राजनीतिक झुकाव में रहता है जिसकी वजह से जो है निर्णय में देरी का कारण बनता है, इसीलिए निर्णय में देरी होती है। तो ये है आप लोगों के लिए कि ये विवाद का बैकग्राउंड क्या है, किस लिए विवाद था, उसके विपक्ष में क्या तर्क था न्यायालय के विपक्ष में। तो अब हम लोग आइए देख लेते हैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में तेज़ी से, क्योंकि एक बार देख चुके हैं इसलिए बस तेज़ी से हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको। और तो दल बदल विरोधी कानून क्या है। दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों या और विधानसभा के सदस्यों को दंडित करता है। यह एक ऐसा कानून है कि जैसे कि संसद कि केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा, इनके सदस्यों को जो है एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी पर जाने पर जो है दंडित करता है। दंडित कैसे करता है, विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 1985 में संविधान में संशोधन करके 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा था। 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है उसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। या किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। यह 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों की गिराने की प्रतिक्रिया थी, उसके फलस्वरूप जो है दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। तो ये था दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। अब आइए एक और भी है लोकसभा में इस समय चर्चा में है मुद्दा, आप लोग जान रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए एक और इशू देख लेते हैं जो लोकसभा में इस समय जो है चर्चा में है, वक्फ बिल के लेकर, उससे संबंधित क्या डिस्प्यूट है। इसमें हम लोग बस सिर्फ इतना देखेंगे कि क्योंकि चर्चा में तो आप लोग बहुत देख चुके हैं इसको, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा खुद से। तो आइए देख लेते हैं इसमें जो है वक्फ जो अधिनियम था 1995 उसमें संशोधन किया गया 2024 के माध्यम से। तो देख लेते हैं उस समय क्या था और अब क्या हो गया है। तो देखिए सबसे पहले नेम ऑफ एक्ट यानी कि अब अधिनियम जो है क्या हो गया, तो द वक्फ एक्ट 1995 हो गया है। इसका जो है पहले था, फिर अब इसका नाम बदल गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसमें जो है इसको संशोधन किया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ वक्फ पहले क्या था, अलाउ बाय डिक्लेरेशन यूजर और इंडोमेंट वक्फ अल औलाद। फिर अब इसको जो है रिमूव कर दिया गया है वक्फ बाय यूजर को,
कि मतलब जैसे होता नहीं था पहले कि वक्फ अगर कोई संपत्ति को यूज कर रही है तो उसके आधार पर वो वक्फी संपत्ति मान ली जाती थी, तो इसको हटा दिया गया। फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, नो क्लियर प्रोविजन, इसके बारे में कोई मतलब सरकारी संपत्ति के बारे में कोई मतलब उस समय कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड एज वक्फ सी केस टू बी वक्फ, डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड बाय द कलेक्टर, यानी कि पहले जो है वक्फ जो है संपत्तियों को जो है करता था, लेकिन अब कलेक्टर जो है चिन्हित करेंगे। फिर पावर ऑफ डिटरमाइन वक्फ, वक्फ बोर्ड है अथॉरिटी, ये वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब भी इसको जो है निकाल दिया गया है। सर्वे जो है वक्फ जो करता था वो कंडक्टेड बाय सर्वे कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर करते थे। अब जो है कलेक्टर्स को एम्पावर कर दिया गया है जो है सर्वे कंडक्ट कराने के लिए स्टेट रेवेन्यू लॉ के तहत। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ऑल मेंबर है टू बी मुस्लिम, पहले जो है जो काउंसिल थी, परिषद थी, उसमें जो है सभी मेंबर जो है मुसलमान होते थे, लेकिन अब नहीं है, अब उसमें 2 नॉन मुस्लिम यानी 2 गैर मुस्लिमों को भी जोड़ा जाएगा। फिर स्टेट वक्फ बोर्ड ऐसे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी तो पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, एक मुद्दा और है, इसको जो है दे दिया है अपने पीपीटी में, कुछ करना नहीं है, सब यहाँ पर लिखा गया है, ये कैटेगरी दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है वक्फ एक्ट 1995। फिर ये जो संशोधन के बाद अब हुआ है उसमें, अब इसको अब आप लोगों को मेनली ये देख लेना है। देखिए पहले क्या था ये तो देखना ही देखना है, अब क्या हो गया है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुद्दा अभी इसी पर चल रहा है, देश 2 धड़ों में बट चुका है इस समय वक्फ संशोधन से, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं शी जिनपिंग कॉल फॉर एलिफेंट ड्रैगन ड्यूट, 75 जो है वर्ष हो गए हैं भारत और चाइना के संबंधों के, तो उसी से संबंधित है। तो खबर क्या है, खबर यह है कि भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी के सहयोगी नृत्य को साकार करना चाहिए, यानी कि ड्रैगन अपने आप को कहता है चाइना, और भारत को हाथी के रूप में जो है सब देखता है, तो उसको जो है सहयोगी नृत्य को साकार, जिससे दोनों देशों और उनके नागरिकों के मूलभूत हितों की पूर्ति हो सके। यानी कि अब कहने का मतलब ये ड्रैगन और हाथी के जो सहयोगी नृत्य के रूप में उसको करना चाहिए, कहने का मतलब दोनों साथ साथ चलें, तो इसीलिए। तो भारत चीन संबंध के बारे में अब देख लेते हैं। तो भारत चीन संबंध के बीच में सीमा विवाद भी है। तो सीमा विवाद कौन सा है, 3488 किलोमीटर की लंबी एलएसी पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। जैसे गलवान का जो है डिस्प्यूट देखा गया था 2020 में, वहाँ पे तनाव अभी भी जारी है। फिर चाइना जो 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है, 90,000 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश पर दावा भी करता है। तो भारत चीन संबंधों में सबसे पहले सीमा विवाद देख ले रहे हैं हम लोग। फिर एलएसी पर सैन्य अवसंरचना व डुअल यूज विलेज का निर्माण करना। फिर आर्थिक असंतुलन है, जैसे सीमा विवाद तो हो गया, फिर आर्थिक असंतुलन का क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारत और चीन के व्यापार घाटे 2024 में $85 बिलियन का था, जिसमें चीनी निर्यात में 9.61% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी कि भारत जो है चाइना के साथ व्यापार करने में व्यापार घाटे की स्थिति में ही रहता है। तो देख लेते हैं, भारत के एंटी डंपिंग उपयोगों के बावजूद चीन एशियान और एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से परोक्ष व्यापार जारी रखे हुए है। फिर जल संसाधन के संबंधित क्या उनसे विवाद हैं भारत चीन के संबंध में। पहला हम लोगों ने देखा सीमा विवाद, दूसरा आर्थिक असंतुलन के क्षेत्र में देख लिया हमने। अब देखते हैं जल संसाधन का विवाद क्या है। तो ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों पर चीन का नियंत्रण है। जांगमू और मेडांग में बड़े बांध बनाए हैं, कोई जल का साझेकरण संधि नहीं है भारत और चाइना के बीच में। फिर साइबर खतरे, 2022 में चीन के द्वारा भारतीय ऊर्जा केंद्रों पर साइबर हमला कराया गया, जिसमें 300 से प्लस चीनी ऐपों पर उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत के द्वारा। फिर एम्स दिल्ली 2022 में रैंसमवेयर हमला चीनी चैमेल गैंग से जोड़ा गया। फिर क्षेत्रीय प्रभाव प्रतिस्पर्धा है, यानी कि रीजनल जो प्रभाव है क्या होता है मतलब इस क्षेत्र में, एशिया वाले क्षेत्रों में, दक्षिण एशिया में। तो उसमें देखते हैं $62 बिलियन का सीपेक निवेश से भारत को चुनौती मिली है, मतलब क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में। अब देख लेते हैं कि श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव में चीनी बंदरगाह और एयरपोर्ट से संबंधित है। फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत की घेरेबंदी की जा रही है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत की घेरेबंदी कैसे की जा रही है देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो स्ट्रिंग और पर्ल्स मतलब ये हो गया कि एक तरीके से चारों तरफ से घेर रहा है।
फिर अब सामरिक गठबंधन चीन पाक और अच्छा सहयोग भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ। अब भारत भी तो कुछ कर रहा है, तो क्वाड और मालाबार अभ्यास से भारत और चीन के रिश्तों में तनाव आ रहा है। भारत जो है क्वाड में भागीदार देश है, मालाबार अभ्यास करता है। उसके साथ भारत का 200 मिलियन का डॉलर का व्यापार दक्षिण चीन सागर से गुजरता है। फिर कूटनीतिक मतभेद भी है। चीन द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों का समर्थन किया जाता है। एससीओ ब्रिक्स में भारत चीन प्रभाव की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। संघाई सहयोग कॉपरेशन में और ब्रिक्स देशों में भारत और चीन के प्रभाव की प्रतिस्पर्धा जारी है। एनएसजी और यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता पर चीन का विरोध जारी है अभी भी लगातार। तो ये है एक जो है छोटा सा प्रयास आप लोगों तक पहुंचाने का, जो भी चल रहे हैं डिस्प्यूट उससे संबंधित। आप लोग जो है इसको लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ये जो पीपीटी है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और दल बदल विरोधी कानून जो हमने बताया कि पहले भी चर्चा में कर चुके हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी क्लास का लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। आप लोग उससे जो है देख लीजिएगा एक बार। और ये वक्फ बोर्ड है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर ये भारत चीन संबंधों पर है, इसको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।